देखो कल हमने ये पढ़ लिया था, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जी m1 आर स्क्वायर ये होगा। इस पे बेस हमने सारे वो निकाले, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लिया था हमने, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालना बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास 50 kg ईच। मास ऑफ ए इक्वल टू 50 kg, मास ऑफ बी इक्वल टू 50 kg, 1 मीटर, और जो डिस्टेंस है r इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर। अब इसका ये फोर्स निकालना है, कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूले लिखना है। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m है तुम्हारा 50 अपॉन में क्या है 1 स्क्वायर लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू जो हो गया 2500। इसको पॉइंट में बना सकते हैं, ये हो जाएगा 2.5123 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब ये पावर को एक साथ रखो, 2.5 और 6 पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई करके बताना शेयर, इसका इसकी जगह हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगी -11 प्लस 3, ठीक है। और ये फोर्स होगा वो न्यूटन में आ जाएगा। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ही निकालना है बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में निकालना है। मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और मास ऑफ मून दे रखा है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg में ये है। और डिस्टेंस दे रखी है, या r इक्वल टू डायरेक्ट लिख लो, r दे रखी है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। करो इसको जल्दी, यहाँ मीटर में चेंज कर लेना, तो r इक्वल टू आ जाना चाहिए 3.84 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 जीरो और आएंगे, तो 10 टू द पावर 3 लिख देते हैं, ये बन गया मीटर। देखो इतना लिखने के बाद क्या करोगे, f इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m दे रखा है तुम्हारा 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और ये दे रखा है 7.4 इंटू 10 टू द पावर, r इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसका क्या कर सकते, ये हो गया। अब केवल ऊपर वाली लाइन में ये देखो, ये पावर लिखी हुई है, ये पावर लिखी हुई है, ये पावर, बेस सबका सेम है, 6.67 और 6 और 7.4, इसका मल्टीप्लाई कर ले, 40.02 आया। उसके बाद हमें करना है 7.4 का मल्टीप्लाई, राघव देखते भी चलो, 296.14, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब पावर को देखो, ये वाली पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, या फिर ऐसे लिख लो 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 22, इन सबको प्लस कर सकते हैं एक साथ। अपॉन में इसको देख लो, 3.84 का स्क्वायर और करके दिखाओ जल्दी से, 3.84 का स्क्वायर, जल्दी बताओ कितना है। यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, पावर की पावर है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 5 टू 10, ये समझ आया। अब इतने का ही तो स्क्वायर करना है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो दो बार 3.84 का, इतना करना पड़ेगा इसमें। अब देखो ये वाली पावर कितनी हो जाती, प्लस और प्लस कितना लिख सकते थे हम, 24 और ये 46, इन दोनों प्लस करो 46 होगा, 46 में से 11 माइनस करो, माइनस का है, तो कितनी पावर हो जाती है 45, तो 35 होती प्लस की। बात आई समझ में, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको, आगे वही काट के मत लिख देना, नहीं काट के लिख दिया तो नई वाली लाइन में दोबारा से लिखोगे 35। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, इसका हमें इसमें डिवाइड करना है, f इक्वल टू 296.15 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी 35 माइनस 10 अपॉन में आ जाएगा 14.7, इसको भी 5 लिख लेते हैं। ये बात समझ आई कैसे, मल्टीप्लाई ये पावर तो ऊपर चला गया, ये कितना बचे 35 में से 10 जाएंगे तो 25। अब इसका डिवाइड करना है, काट पीट करो इसमें, बताओ कितना पॉइंट है, तो पॉइंट। अब देखो इसको 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 5 जा 5 से जाएगा ये, 5 5 जा 25, 4 बचा, 46 हो गया, 5 9 जा 46, 1 बचा, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा। अब ये नहीं जाए तो इसका डायरेक्ट क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो जो इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ की, हम वो हमारी लाइफ में है क्या यूजर्स, इसकी वजह से होगा क्या, जैसे ये ग्रेविटी है उसकी वजह से क्या हम सीधे खड़े हैं इस पे अर्थ पे, कोई भी प्लैनेट है वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो रहा है और उसी के चारों तरफ मूव कर रहा है, जैसे सन और अर्थ। अगर इसमें अट्रैक्शन नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो वो मूव ही नहीं कर पाती, ठीक है। और जो प्लैनेट है वो एक तरह से हमारा यूनिवर्स बना रहे हैं,
तो उसकी वजह से ये सब चल रहा है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन। एक हमने लिखा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इस फोर्स की वजह से जो सन के चारों तरफ क्या होता है, प्लैनेट मूव कर पाते। दूसरा लिखना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का भी लिख देते हैं, मूव्स अराउंड द अर्थ। एक अर्थ का लिख दिया हम। केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ लिखते हैं हम। केपलर ने बोला था कि जो अर्थ है, वैसे तो हमें यही बताया गया कि एक सर्कुलर पाथ में वो करती है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बीच में सन है हमारा, उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे रहती है ये, मतलब डिस्टेंस चारों तरफ इक्वल रहेगी, यहाँ पे अर्थ घूम रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सर्कल पाथ नहीं होता इसका, इलिप्टिकल होता है ऐसा कुछ करके। और ऐसा भी नहीं होता कि सन बीच में होगा यहाँ पे, तो सन का भी तो वो अर्थ का भी तो सिर्फ जीवन होता है। हाँ ऐसा ही होता है पिच का सन। तो सन ऐसा नहीं कि बीच में होगा, अगर इलिप्टिकल है तो दो फोकस होते हैं इसके, एक फोकस ये होगा, एक फोकस ये होगा। तो एक फोकस पे हम मान लेते हैं कि सन है, यहाँ पर सन इधर है, दूसरे फोकस पे कुछ नहीं है, और ये क्या है, एक इलिप्टिकल इसका ऑर्बिट बन जाता है, ऐसे घूमती है। मतलब एक टाइम पे तो अर्थ उसके बिल्कुल पास चली जाती है और एक टाइम पे बहुत दूर। तो अभी पास होगी या दूर सर्दियों में? अभी तो सर दूर होगी, इसके लिए सर्दी पड़ रही है। पास होती तो रिवॉल्व अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये पता चला इन पहले लॉ में ये बोला था कि जो सभी प्लैनेट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, ये नहीं है सर्कुलर पाथ होगा उनका, इलिप्टिकल पाथ होगा। एंड सन इज एट वन ऑफ फोकी। इसका मतलब क्या है कि जो सन है वो एक फोकस पे होगा। फोकी फोकस का एक तरह से प्लूरल है, तो वो लिख दिया है। तो एक फोकस पे सन हो गया, दूसरे फोकस पे कुछ नहीं होगा, तो इलिप्टिकल होगा। यहाँ पे ऐसे बना के लिख लेना, ये सन है, ये अर्थ है, और यहाँ पे लिख लेना F1 और यहाँ पे लिख लेना F2। समझ में? सेकंड लॉ में ये बोला गया था, जैसे मान लेते अर्थ यहाँ पर है, सन से ये देखा जाए कि अर्थ यहाँ पर थी, उसके बाद घूम के यहाँ आ गई, ठीक है। एक बार सन यहाँ पर, सॉरी अर्थ यहाँ पर है, और एक बार यहाँ पर है अर्थ, इसको इससे मैच करा सन से, तो ये बोला गया कि जितना ये एरिया आएगा, एज्यूम करके देखा, और ये वाला एरिया काउंट करके देखा, तो दोनों एरिया सेम आ रहे हैं। ये तब आ रहे हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस छोटी लग रही है, तो ये वाली डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगी, मतलब कम टाइम में जितना एरिया कवर करा, ज्यादा टाइम में जितना एरिया कवर करा वो सेम होगा। मतलब यहाँ ज्यादा लगेगा, ऐसा लगेगा यहाँ ज्यादा मूव कर लिया, यहाँ कम, लेकिन एरिया काउंट करा जाएगा वो इक्वल आता है। इसमें ये फिगर बना के दिखाया गया है, देखो पहले तो इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे अर्थ यहाँ पर है, यहाँ से मूव यहाँ करेगी, तो सन के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है, इसका एरिया निकाला जाए, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा कम ही मूव कर पाई है, थोड़ा सा चलिए, तो इसका एरिया निकाला जाए, सेम आता है, क्योंकि टाइम ये टाइम पे अकॉर्डिंग चलता है। अगर टाइम सेम है, ये बोला जाए कि जैसे 2 घंटे या फिर 3 घंटे में जितना वो करेगी ट्रेवल, और यहाँ पर भी 2 घंटे 3 घंटे का देखा जाए, तो यहाँ ऐसा लगे ज्यादा ट्रेवल करा है, यहाँ देखा जाएगा कम ट्रेवल करा है, लेकिन एरिया सेम होता है। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। देखो थर्ड वाले लॉ में ये बोल दिया था कि जो क्यूब होगा, मतलब दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस देखी जाए, तो अगर जो डिस्टेंस है उसका क्यूब किया जाए, प्लैनेट की डिस्टेंस के बीच का क्यूब किया जाए, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द इट्स ऑर्बिटल टाइम, मतलब उस ऑर्बिट में जितने टाइम तक उसने ट्रेवल करा उसकी किसके इक्वल होगा, रेडियस के क्यूब के। तो रेडियस उनकी क्या है, r मान ली, तो r क्यूब जो प्रोपोर्शनल होगी वो t स्क्वायर के इक्वल होती है। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जितना वो लेगा चलने में, तो वो ये हो गया। अब इसको t को हम इधर लेके आते हैं, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये इधर आ गया। तो ये जो चीज होगी वो क्या होगी, एक तरह से कांस्टेंट आ जाती है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, टाइम फिक्स होगा, रेडियस होगी या जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं गड़बड़ रही हो।